हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और वनडे एग्जाम में जो भी सवाल बनते हैं या बनने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूरे वर्णमाला को हम 2 वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे वर्णमाला की परिभाषा वगैरह, यहाँ पे आप देखेंगे स्वरों का जो क्लासिफिकेशन है वो, हिंदी वर्णमाला के 53 वर्णों की व्याख्या पूरी, तथा यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वरों की पूरी यहाँ पे व्याख्या है और यहाँ पे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सारे यहाँ पे पॉइंट हमने नोट कर रखे हैं। तो इस पूरी चैप्टर को हम 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है। अब पहले क्या थे? पहले 52 वर्ण थे। एक विशेष वर्ण खोजा गया है जिससे इनकी संख्या 53 हो गई है। तो बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो भी 53 वर्ण है और वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह में है तब हमारी वर्णमाला कहलाती है। अगला हेडिंग है शब्द समूह। शब्द समूह क्या होता है कि वर्णों के अव्यवस्थित समूह को शब्द समूह कहते हैं। यानी कि वर्णमाला में जो 53 वर्ण हैं वो अगर अव्यवस्थित हों, यानी कि व्यवस्थित ना हो या क्रमबद्ध ना हो, क्रम में ना हो, तो हमारा क्या बन जाता है? वो शब्द समूह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा, वर्णमाला और शब्द समूह। अगर व्यवस्थित क्रमबद्ध है तो वर्णमाला और व्यवस्थित क्रमबद्ध नहीं है तो शब्द समूह। अगली हेडिंग हमारी लिपि। लिपि क्या होती है कि मौखिक ध्वनियों के अस्थायी रूप देने के लिए जिन निश्चित प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। बात समझिएगा, किसी भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उस भाषा को लिखने के लिए, वो हमारी लिपि कहलाती है। ठीक है, जैसे हिंदी की यहाँ पे देखिए बहुत सारी लिपियों का उदाहरण दिया गया है। प्रमुख लिपियों के उदाहरण जैसे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? हिंदी, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और गुजराती, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सारे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, ये सारी किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कुछ सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, या मराठी, नेपाली, गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती लिखी जाती है। रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो जो अंग्रेजी हो गए, स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ये सारी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? जो हमारी पंजाबी भाषा होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो उर्दू भाषा हमारी फारसी लिपि में। और एक लिपि आती है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसको देवनागरी लिपि की आदि जननी भी कहा जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा भी है कि भारत के अधिकांश लिपियों जैसे देवनागरी, तमिल, तेलुगु की ये जननी है। यानी कि देवनागरी, तमिल और तेलुगु का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो ये लिपियाँ आपको याद रखनी है, क्योंकि इन लिपियों से मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बन जाए आपके। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, रोमन में अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच, गुरुमुखी में पंजाबी, फारसी में उर्दू, और ब्राह्मी लिपि क्या होती है? ये देवनागरी या तमिल, तेलुगु की आदि जननी से कहा जाता है, क्योंकि इन लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमें देवनागरी लिपि पढ़नी है। ठीक है, और देवनागरी लिपि से ही हमारे सवाल बनने हैं। तो यहाँ पे देवनागरी लिपि देख लेते क्या होता है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि की परिष्कृत रूप है। यही बात मैंने ऊपर यहाँ पे समझाई है कि देवनागरी लिपि किससे बनी है? ब्राह्मी लिपि से। वही बात यहाँ बोली जा रही है कि हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही
परिष्कृत रूप, परिष्कृत का मतलब होता है सुधार किया हुआ, ठीक है, तो परिष्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि यानी हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। अच्छा, देवनागरी लिपि को शॉर्टकट में नागरी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो लिपियाँ होती हैं, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि, वो बाएं से हम शुरू करते हैं और दाएं की तरफ जाते हैं, ठीक है। और ऊपर आपको शिरो रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये विशेषता होती है देवनागरी लिपि की। अब आते हैं हिंदी वर्णमाला के भेद। हिंदी वर्णमाला के भेद जो है उसको हम देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपको दो भेद देखने को मिलते हैं। एक को हम स्वर बोल देते हैं और दूसरे को हम व्यंजन बोल देते हैं। ओके, तो अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, स्वर कहलाते हैं। नीचे क्या है कि वही बात नीचे लिखी गई है, दूसरी भाषा में लिखी गई है। स्वर स्वतंत्र होते हैं तथा व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है। बात समझिएगा कि ऊपर लिखा है कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और दूसरे वर्ण की सहायता, और क्या करें, स्वतंत्र होते हैं तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण होता है, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और स्वर स्वतंत्र होते हैं तथा व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण में ये सहायक होते हैं। अच्छा, व्यंजन अब देखते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। बात समझिएगा कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। या तो स्वर की आवश्यकता है या एक से अधिक व्यंजन जब साथ मिलते हैं तब उनका उच्चारण किया जा सकता है। अच्छा, जब दो से अधिक व्यंजन मिलते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, वो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे क्या है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। बात समझिएगा कि एक बार फिर से देखेंगे, स्वर क्या होते हैं, ये इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं उच्चारण के लिए, ठीक है। और वहीं पे व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। या तो दो से अधिक व्यंजन मिलते हैं तब उनका उच्चारण किया जा सकता है, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन ये परतंत्र होते हैं। परतंत्र का मतलब होता है कि दूसरे के अधीन रहते हुए, ठीक है। यानी कि दूसरे का अधीन होने का मतलब क्या है कि इनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता, स्वर के साथ ही इनका उच्चारण होगा या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इससे आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है कि नोट में है, भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। अच्छा, अब ये भाषा कितनी तरह की होती है आपको बता दें। भाषा तीन होती हैं, लिखित, मौखिक और एक और भाषा होती है जिसे सांकेतिक भाषा यूज करते हैं। तो जो पढ़े लिखे वो लोग होते हैं वो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कागजी काम धाम होते हैं उनमें लिखित भाषा, बातचीत में मौखिक भाषा, और जो गूंगे वगैरह होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, वो सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं जिसमें वो इशारों में बात करते हैं। तो जब भाषा मौखिक है तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, भाषा की ध्वनि। और जब भाषा लिखित होती है तो उसकी सार्थक इकाई क्या हो जाती है, सबसे छोटी वर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ध्वनि की मौखिक और वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। आगे क्या है कि जो शब्द का विकास है कैसे हुआ है, सबसे छोटी क्या होती है, अभी मैं बताया आपको, ध्वनि या वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि या वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है और वाक्य से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पाठ बनता है, पाठ से पुस्तक और पुस्तक से हमारा पुस्तकालय बनता है, ठीक है। तो इस विकास को, इस क्रम को आपको याद रखना है कि सबसे छोटा ध्वनि या वर्ण, वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से पद, पद से वाक्य,
वाक्य से पैराग्राफ, पैराग्राफ से पाठ, पाठ से पुस्तक, पुस्तक से पुस्तकालय बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब हमारा है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद आपको पीछे भी देखे थे, स्वर और व्यंजन में इसको विभेदित किया गया था। अब यहाँ पे हम स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनको हम यहाँ पे समझते हैं। तो स्वर की संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है स्वर की, टोटल संख्या 11 होती है, भेद 3 होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं। अब कौन कौन सी संख्या होती है आपको दिखाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल 11 संख्या हो गई। 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 11 संख्या हो गई स्वरों की। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, कौन कौन हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्राओं की बात करें तो स्वर संख्या कितनी होती है, 11 होती है, मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है और सहायक स्वर होता है। ठीक है, जब जहाँ पर कोई मात्रा का काम नहीं होता है वहाँ पे अ सहायक मात्रा का काम करता है, तो अ की मात्रा हम नहीं काउंट करते हैं, तो यहाँ पे अ को छोड़ दे तो स्वर की संख्या 11 होती है, मात्राएं 10 हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर है व्यंजन, व्यंजनों की संख्या काउंट कर लेते हैं। तो 33 तो हमारे मूल संख्या होती है। मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कुल संख्या क्या होती है, 39 होती है। अभी मूल संख्या 33 और कुल संख्या 39 कैसे हो जा रही है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, भेद कितने होते हैं, 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मूल संख्या कैसे बनती है 33, आपको बताते हैं कि स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं हमारे 25, आपको आगे देखने को मिलेंगे, सारे आपको देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 हो जाते हैं, उष्म व्यंजन 4 हो जाते हैं। तो ये 25, 4, 29, 4, 33, कुल संख्या 33 निकल के आ गई। कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पे तो कुल संख्या को मैं बताया 39 होती है। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो स्पर्श आपका वही रहेगा 25, अंतस्थ वही रहेगा 4, उष्म वही रहेगा 4, संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं 4 और द्विगुण व्यंजन 2 हो जाते हैं। कुल संख्या हो जाती है कितनी, 39 हो जाती है। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो गई, 39 हो गई। भेद कौन कौन से होते हैं, यही 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। तो आपको ये 3 याद रखना, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। मूल संख्या भी इन्हीं से बनती हैं, भेद भी इन्हीं से बनता है और कुल संख्या में भी स्पर्श, अंतस्थ, उष्म आते हैं। बस बढ़ता है तो क्या, संयुक्त 4 बढ़ जाते हैं और द्विगुण 2 बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा वर्णमाला का वर्णों का भेद। आगे इसमें नोट है, इस नोट को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाते हैं सीधा। नोट क्या है कि ई एवं री, दोनों ई और री स्त्रीलिंग एवं शेष सभी स्वर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ई और री स्त्रीलिंग होते हैं, शेष सभी स्वर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसी में 2 और वर्ड आ जाते हैं जो हमारे वर्णमाला में देखने को मिलते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा देखने को मिल जाते हैं वर्णमाला में, ओ के बाद ये दोनों वर्ड देखने को मिलते हैं। तो ये न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको ना तो स्वर में रखा जाता है ना व्यंजन में रखा जाता है। ठीक है, अंग और आह ध्यान रखेंगे, ये दोनों ना तो पूरी तरह स्वर है ना पूरी तरह व्यंजन है। ठीक है, तो इसलिए इनको ना स्वर में रखा जाता है ना व्यंजन में रखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्वरों के बारे में। तो वर्णमाला के कुल 53 वर्णों के बारे में अब यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। तो अभी तक तो हमने स्वर और व्यंजन को देखा, कितने होते हैं, संख्या क्या होती है, ये सब देखते हैं। अब यहाँ पे हम स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में 53 वर्ण होते हैं, आपको पता है। ठीक है, कुल वर्ण कितने होते हैं, 53 होते हैं। स्वर और व्यंजन याद रखेंगे कि जो सुपर टेट या यूपी टेट के विद्यार्थी हैं वो इस बात को ध्यान रखेंगे, स्वर को अच कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच किसे कहते हैं या हल किसे कहते हैं, तो स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है, अब स्वर की बात करें तो स्वर आपको पढ़े थे कि 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु और प्लुत। ह्रस्व या लघु बात एक ही होती है, दीर्घ या गुरु बात एक ही। दीर्घ मतलब बड़ा, गुरु मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा है। ठीक है, एक होता है प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार हो गए, देखते हैं। संख्या कितनी होती है, ह्रस्व की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन,
अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या इसी को मूल स्वर भी बोल देते हैं। आप याद रखिएगा कि इन्हीं चारों को मूल स्वर भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व, लघु या मूल स्वर में। दूसरा है दीर्घ गुरु स्वर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन आते हैं? आ, बड़े ई, बड़ा उ, ए, ओ और ओ। ये 7 संख्याएं हैं, 7 वर्ड क्या होते हैं? ये दीर्घ या गुरु स्वर कहे जाते हैं। इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस वर्ण में 2 मात्रा का समय या 1 मात्रा का या 3 मात्रा का समय लगता है? तो जो दीर्घ या गुरु होते हैं इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनकी संख्या 1 होती है। जैसे यहाँ पे ओम लिखा है, बीच में 3 जैसे जो बना है ये हमारा होता है प्लुत स्वर। और इसमें बीच का जो वर्ड आप देखेंगे ये वाला, ये हमारा प्लुत स्वर है। इनमें क्या होता है कि 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो आपको तीनों बात समझ में आई होगी, ह्रस्व, लघु या मूल स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर और प्लुत स्वर। आगे क्या है? आगे है नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे पॉइंट है, नोट क्या है कि सभी स्वर अल्प प्राण एवं सघोष होते हैं, ठीक है। आगे ये चर्चा की गई है, आपको एक टेबल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण एवं सघोष होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण एवं सघोष होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं। अभी आप यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में देखें तो 11 स्वर थे, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में चले जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 9 स्वर होते हैं। ई, री, ये स्त्रीलिंग एवं से सभी पुल्लिंग होते हैं। इस पॉइंट की हमने पीछे चर्चा की है। ई और री स्त्रीलिंग से सभी स्वर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आगे यह है अंग तथा अह, न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखें कि अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आ को आगत स्वर के श्रेणी में रखा गया है। आँख ऊपर ये ऐसे चांद का निशान, ठीक है, चंद्र बिंदु नहीं, ध्यान रखिएगा कि चंद्र बिंदु नहीं, चांद का निशान है, ठीक है। आँख ऊपर चांद का निशान, ये आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट है कि स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण कैसे हम करेंगे इसके बारे में अब देखते हैं। पहला पॉइंट है जीभ के प्रयोग के आधार पे। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन होते हैं? ई, ए। इनका उच्चारण करने पे जीभ के अगले भाग पे जोर पड़ता है, इसलिए इसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में अ आता है, इसके उच्चारण करने में जीभ के मध्य में जोर पड़ता है, तो इसलिए इसे मध्य स्वर बोलते हैं। और पश्च स्वर आ, आगत आ, छोटा ओ, बड़ा ओ और औ, ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन आपका बने अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में याद रखेंगे ई, ए, मध्य में अ, और से सभी स्वर जो आते हैं वो पश्च स्वर में आ जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति कैसी बनती है उसके आधार पे। तो यहाँ पे 4 वर्गीकरण है, संवृत, अर्थ संवृत, विवृत और अर्थ विवृत। यहाँ पे 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। संवृत का मतलब होता है बंद और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, ठीक है। विवृत का अर्थ खुला हुआ, संवृत का बंद होता है, यानी पूरी तरह बंद या पूरी तरह खुला हुआ नहीं होता है। यहाँ पे बंद का मतलब पूरी तरह बंद नहीं, क्योंकि पूरी तरह अगर मुख बंद हो जाएगा तो फिर उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो मतलब बंद, लगभग बंद होता है। तो संवृत में कौन कौन स्वर आते हैं? ई, उ। ये इनका उच्चारण करने में मुख लगभग बंद होता है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें संवृत कहते हैं। अर्ध संवृत में ए और ओ आता है। अर्ध संवृत में इसमें क्या होता है कि मुख बंद है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, यानी संवृत से थोड़ा मुख ज़्यादा खुलेगा अर्ध संवृत में। और इसमें कौन कौन वर्ड आ जाते हैं? ए और ओ। अगला पॉइंट है विवृत स्वर, यानी इसमें मुख पूरा खुल जाता है। इसमें क्या होता है? मुख पूरा खुल जाता है विवृत स्वर में। जैसे आ, उच्चारण करके देखेंगे तो पूरा मुंह आपका खुल जाएगा। और ये अर्ध विवृत, इसमें क्या होता है कि मुख पूरा खुलता है, यानी कि इससे थोड़ा सा कम खुलेगा, विवृत से थोड़ा सा कम खुलेगा अर्ध विवृत स्वर में। और आगत आ,
ए और ओ। ठीक है, अगला वर्गीकरण है हमारा ओष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे? ओष्ठ के आधार पे, यानी हमारा जो ओठ है उसके आधार पे। तो पहला वर्गीकरण है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब होता है क्या है? गोल, और मुखी का मतलब होता है मुख। यानी कि मुख अगर हमारा गोल हो रहा है, यानी ओठ हमारा गोल हो रहा है तो वो वृत्तमुखी है, गोल नहीं हो रहा है तो अवृत्तमुखी है, जिसको हम उच्चारित करके देख सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखा है ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वृत्तमुखी में, अवृत्तमुखी में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे उ, उ, ओ, औ, इनका उच्चारण आप करेंगे तो देखेंगे कि मुख आपका जो ओष्ठ है वो गोल हो जा रहा है, और अवृत्तमुखी में अ, आ, ई, ए, इनका उच्चारण आप करते हैं तो देखेंगे कि आपका ओष्ठ गोल नहीं हो रहा है, तो ये अवृत्तमुखी स्वर हो जाते हैं। ठीक है, आगे आपका वर्णमाला। इसमें यहाँ पे हम व्यंजनों का वर्गीकरण किए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आप ये टेबल के माध्यम से जो भी है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, संयुक्त व्यंजन, इन सब के बारे में यहाँ पे नोट है, इनको देखेंगे। और यहाँ पे अनुस्वार, अनुनासिक वगैरह हैं, तो इनको भी हम कवर करेंगे, लेकिन इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम जो व्यंजन का वर्गीकरण उनको देखेंगे।